गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की चर्चा की थी। उससे पहले कम्प्लेक्स, लिगेंड, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़, सेंट्रल मेटल एटम, ये सब बातें बताए थे। आप लोग लेक्चर में सीरियली देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि IUPAC एक सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, एक कमिटी है, इंटरनेशनल इनऑर्गेनिक कमिटी है जो IUPAC नेम को रिकमेंड करती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है एक इंस्टीट्यूशन है, एक कमिटी है जो आपको किसी भी कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए अपना रेगुलेशन देती रहती है टाइम टू टाइम। उसी तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी नाम, जैसे कि क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आप एक सिंपल जान रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको आप कैसे नाम देंगे। तो IUPAC नाम सीखेंगे। IUPAC नाम सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि कौन मेरा काउंटर आयन है, कौन कैटायनिक काउंटर आयन है, कौन एनायनिक काउंटर आयन है, कौन सेंट्रल एटम है, कौन लिगेंड है, तब तो उसका हम लोग नाम लिखेंगे ना। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग तो एक चीज़ सीख ले जो नहीं जानते हैं, वो ये है कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स 3 टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, केटायोनिक कॉम्प्लेक्स, केटायनिक कॉम्प्लेक्स और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। कौन कौन? केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो केटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल जो है, इसको हम आसानी से जानते हैं कि एनायनिक मतलब एनायन, एनायन मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज हो। तो वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा उसको हम लोग कहेंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स, और जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मान लीजिए कि यह जो कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड है FeCN का होल 6, इस पर हमने चार्ज दे दिया -4, यानी इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जबकि अगर आप ये CrH2O का होल 6 इस पर +3 चार्ज दे देते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अतः ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स। जबकि यहाँ पर आप NiCO का होल 4, यह जो कॉम्प्लेक्स है इस पर कोई चार्ज नहीं है, अतः ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपने देखा इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो ये कहलाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, अतः ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब ये तो डायरेक्ट यहाँ चार्ज आपको दिख रहा है, तो आप देख के बता दीजिएगा कि भाई ये केटायनिक है, ये एनायनिक है, ये न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा भी होगा कि आपको चार्ज नहीं दिखेगा, तो आप कैसे पता करेंगे? जैसे आप यह देखिए Na2NiCN का होल 4, यह कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है,
तब हम कैसे पता करेंगे कि ये कैटाइनिक है कि एनाइनिक है कि ये न्यूट्रल है। तो आप देखिए यहाँ इसको ब्रेक डाउन करके हम देखेंगे तो आप ये टूटेगा किस चीज़ में, 2 सोडियम है तो 2Na प्लस अब प्लस NiCN का होल 4। अब 1 सोडियम पे 1 प्लस तो 2 सोडियम पे 2 प्लस हुआ, 2 प्लस है तो 2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पर कितना माइनस देना पड़ेगा, 2 माइनस देना पड़ेगा। यानी यही ना सीखे हैं, ये काउंटर आयन है और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज पर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अतः इसको हम लोग कहेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो जहाँ भी काउंटर आयन कैटायनिक होगा, कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा। ये बात याद रखने योग्य है, दिमाग में रखने योग्य है, आसानी से समझ जाएंगे कि अगर काउंटर आयन कैटायनिक होगा तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, काउंटर आयन एनायनिक होगा तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, CONH3 का होल 6 SO4। तो आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स पे भी अभी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन ये टूट जाएगा, CONH3 का होल 6 प्लस SO4। सल्फेट है तो सल्फेट पर कितना निगेटिव चार्ज, -2 निगेटिव चार्ज। तो जब इस पर -2 आया तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, +2 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आ गया। अतः पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन अब इसको पता है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसका काउंटर आयन क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव काउंटर आयन अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कैटायनिक होगा। कैसा होगा, कैटायनिक होगा। जबकि न्यूट्रल में तो कोई काउंटर आयन है ही नहीं। तो आप ये समझ जाइए कि या डायरेक्टली चार्ज दिया रहे तो आप आइडेंटिफाई देख के करेंगे, निगेटिव चार्ज रहेगा एनायनिक, पॉजिटिव रहेगा कैटायनिक। लेकिन जहाँ नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे पता करेंगे, तो आप यह देखेंगे कि काउंटर आयन यदि कैटायनिक है तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, काउंटर आयन यदि कैटायनिक है तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, काउंटर आयन एनायनिक है तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा। यहाँ काउंटर आयन कैटायनिक है तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, यहाँ काउंटर आयन एनायनिक है तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, इसलिए कि कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने में ये आएगा कि यदि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा, एनायनिक है तब सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा, न्यूट्रल है तब सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू आप कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आपको नाम लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए ये बातें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कौन सा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन सा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है एंड कौन सा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हम उम्मीद करते हैं आप पहचानना सीख गए होंगे, और भी आपके बुक्स में है, उससे आप पहचान कर देखेंगे कि कौन कैटायनिक है, कौन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब रही बात आगे की कि हम चल रहे हैं अब नोमेनक्लेचर करने, नाम लिखना सिखाने जा रहे हैं। कोई भी यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा भाई, इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा। तो नाम आखिरकार क्या होगा, नाम कैसे लिखेंगे, नहीं तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देना होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के
नाम लिखने के लिए आप क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे? तो पहले काउंटर आयन ध्यान में रखना होगा, सेंट्रल मेटल एटम ध्यान में रखना होगा, लिगेंड ध्यान में रखना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है कि एनायनिक, यह ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आसानी से लिखा जा सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे। टॉपिक है हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये टॉपिक है। इसका नाम लिखने के लिए ज़रूरत है हम लोगों को कि कुछ है, हम जैसे कॉम्प्लेक्स पहले ले लेते हैं, तीनों टाइप का कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हम लोग ले लेते हैं K3FeCN का होल 6। सेकेंड कॉम्प्लेक्स हम ले लेते हैं CrH2O का होल 6 Cl3। और थर्ड कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं NiCO का होल 4। ये तीन कॉम्प्लेक्स आप देखिए, तीन इसलिए लिया हमने कि यह कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन कैटायनिक है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एनायनिक है। इसमें काउंटर आयन एनायनिक है तो ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। इसमें काउंटर आयन तो है नहीं, यह कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल है। तो तीनों टाइप का कॉम्प्लेक्स हमने लिया है, कैटायनिक भी लिया है, एनायनिक भी लिया है और न्यूट्रल भी लिया है। अब तीनों का हमको नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए अगर तीनों का नाम लिखना हम सीख जाएं तो हम इसके आधार पर आगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कैटायनिक काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमको सबसे पहले क्या लिखना है? कैटायनिक काउंटर आयन का नाम। यानी सबसे फर्स्ट रूल हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गए, ये लिख देते हैं रूल्स। रूल्स में फर्स्ट रूल है कि नेमिंग ऑफ द कैटायनिक काउंटर आयन, कैटायनिक काउंटर आयन इज written first in a real form। इन रियल फॉर्म सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? कैटायनिक काउंटर आयन का नाम सबसे पहले लिखेंगे और रियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसमें कैटायनिक काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम। इसमें कैटायनिक काउंटर आयन नहीं है, इसमें कैटायनिक काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन किस में है? फर्स्ट क्वेश्चन में है कैटायनिक काउंटर आयन पोटेशियम। पोटेशियम आप देखिए, के का नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का नंबर कितना दिया हुआ है? 3। तो हमको 3 को मेंशन नहीं करना, इसलिए हमने रियल फॉर्म में लिखा। जैसे 3 अगर सिर्फ के रहेगा तब भी पोटेशियम, K2 रहेगा तब भी पोटेशियम, K3 रहेगा तब भी पोटेशियम, K4 रहेगा तब भी पोटेशियम। मतलब उसके नंबर को इंडिकेट नहीं करना है।
नंबर को इंडिकेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो नाम है वह रियल फॉर्म में आप लिख देंगे। तो फर्स्ट इसका नाम क्या हो गया, यानी फर्स्ट बात इसमें लिख देते हैं पोटेशियम। काउंटर आयन का नाम लिख दिए। अब हम लोग दूसरा रूल लिखेंगे, यानी रूल सेकंड है नेमिंग ऑफ। अब इसके बाद जब काउंटर आयन हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे लिगेंड के नाम लिखने। किसमें चलेंगे, लिगेंड का नाम लिखने। यानी सेकंड रूल जो हमारा होगा वो यह होगा नेमिंग ऑफ द लिगेंड, नेमिंग ऑफ द लिगेंड। अब लिगेंड का जब नाम लिखने चलेंगे तो इसमें आप देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात हमने बताया था लिगेंड भी एनायनिक होता है, केटायनिक होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो यदि लिगेंड एनायनिक होगा, मतलब माइनस चार्ज वाला होगा, निगेटिव चार्ज वाला होगा, तो हम उसके नाम के अंत में आईडीओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आईडीओ, या पॉपुलरली ओ भी लगा देते हैं लोग, नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है कि हम क्या लगाएंगे, आईडीओ। यानी यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट बात कि इफ लिगेंड इज एनायनिक then name is ended with IDO, ended with IDO, ended with IDO, यानी IDO जोड़ देंगे। यानी जैसे यहाँ लिगेंड, यहाँ इसका नेम लिख देते हैं, जैसे Cl माइनस क्लोराइडो, क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, F माइनस फ्लोराइडो, Cn माइनस शाइनाइडो ऑब्लिक शाइनो भी चलेगा, ये शाइनाइडो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो ऑब्लिक हाइड्रोक्सो भी इसको हम लिखेंगे, मोस्ट पॉपुलरली है ये। तो क्या है, Cl माइनस था तो क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, F माइनस फ्लोराइडो, Cn माइनस साइनाइडो या शाइनो, OH माइनस हाइड्रोक्सो। आप देख रहे हैं सब निगेटिव है, आईडीओ के साथ इंड हो रहा है। Cl माइनस का नाम क्या होगा, क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, I माइनस आयोडाइडो, अगर I माइनस भी लिख दे तो आयोडाइडो, Cn माइनस साइनाइडो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो भी, और भी लिख सकते हैं। I माइनस आयोडाइडो, SCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो। इसलिए हमने बताया कि आप आईडीओ भी लगा सकते हैं और बहुत में ओ भी, इंडेड विथ ओ भी होता है, जैसे SO4 माइनस माइनस सल्फेटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, नाइट्रेटो।
I माइनस आयोडाइडो SCN माइनस थायोसाइनेटो NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो SO4 माइनस सल्फेटो NO3 माइनस नाइट्रेटो। और भी आप लिख सकते हैं जैसे NO2 माइनस नाइट्रेटो N, क्योंकि लिंकेज होता है N से इसलिए NONO यानी नाइट्रेटो, यहाँ लिंकेज हुआ O से। नहीं, इसमें ये यह एम्बीडेंटेट लिगेंड है, यानी एक जगह लिंकिंग N से होगा, एक जगह लिंकिंग O से होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन लिंकिंग डिफरेंट एटम से होता है, इसलिए इसको हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। तो इसमें N से लिंक हुआ तो नाइट्रेटो N, O से लिंक हुआ तो नाइट्रेटो O। उसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं CO3 माइनस माइनस कार्बोनेटो नहीं, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी लिगेंड थे जिस पर माइनस चार्ज था, एक और लिख लीजिए C2O4 माइनस माइनस ऑक्जेलेटो। तो आप देखा आपने कि जब लिगेंड एनाइनिक होगा तो उसके नाम के अंत में O या आइडियो होता है, O या आइडियो। जनरली आइडियो जोड़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलरली नेम है, इसीलिए O के साथ भी, जैसे हमने बताया साइनाइडो भी आप लिख सकते हैं, साइनो भी लिख सकते हैं, नहीं हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं। इस तरह से यदि कम्प्लेक्स एनाइनिक होगा तो आप नाम ऐसे लिखेंगे। तो पहला बात समझ गए होंगे। अब दूसरा है, यदि कम्प्लेक्स यदि लिगेंड केटाइनिक है, लिगेंड कैसा है? केटाइनिक है। सेकंड में बी, इफ लिगेंड इज cationic then name is ended with EM, EM, name is ended with EM। फॉर एग्जाम्पल ये लिगेंड है, ये आपका नेमिंग है। तो लिगेंड यदि केटाइनिक में आप ले लीजिए जैसे NO प्लस तो नाइट्रोसोनियम, अंत में क्या आया? EM। उसी तरह से H2N NH3 प्लस हाइड्राजीनियम NO2 प्लस नाइट्रोनियम। इस तरह से यदि लिगेंड केटाइनिक होगा तो उसके नाम के अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे? EM जोड़ देंगे। एनाइनिक होगा तो क्या जोड़ेंगे? IDO या O, IDO या O। अगर केटाइनिक रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? EM। क्या जोड़ेंगे? EM। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, लिगेंड न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? C, if ligand is neutral then name is written as, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं लिगेंड, यहाँ नेम, लिगेंड और नेम। तो लिगेंड जैसे H2O है,
H2O का नेम क्या लिखेंगे? एक्वा। क्या लिखेंगे? एक्वा। NH3 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एमीन। क्या लिखेंगे? एमीन। CO है तो कार्बोनाइल। कार्बोनाइल। NO है तो नाइट्रोसॉइल। नाइट्रोसॉइल। H2O है तो क्या लिखेंगे? एक्वा। NH3 है तो क्या लिखेंगे? एमीन। CO है तो क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल। NO है तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोसॉइल। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसॉइल। H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनाइल, NO के लिए नाइट्रोसॉइल। उसी तरह से PY है तो पीरीडीन। EN है तो इथेन 1,2-डाइएमीन। PPH3 है तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या लिखेंगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। सिंपल PH3 रहता तो हम लिखते फॉस्फीन। क्या लिखते? फॉस्फीन। तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड हैं तो न्यूट्रल लिगेंड का नाम H2O रहेगा तो एक्वा, NH3 रहेगा तो एमीन, CO रहेगा कार्बोनाइल, NO रहेगा नाइट्रोसॉइल, EN रहेगा CH2, NH2। यानी ये EN का क्या होगा फॉर्मूला? तो CH2, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बताए हुए हैं नहीं। पीरीडीन का क्या फार्मूला होगा? ये पीरीडीन है। क्या है ये? पीरीडीन है। तो आप देखिए यहाँ कि ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, अतः ऐसे लिगेंड का नाम जैसे हमने बताया है उस तरह से आप लिखेंगे तो आपको। तो 3 रूल हम लोगों ने देखा कि आप यह देखिए यहाँ पर कि लिगेंड एनाइनिक है तो नाम कुछ अलग है, केटाइनिक है तो नाम अलग है, न्यूट्रल है तो नाम अलग है। एक लाइन और इसमें लिगेंड में ही हम लिख देते हैं। चौथा रूल है लिगेंड का ही, कि फॉर द नंबर ऑफ लिगेंड्स फॉलोइंग प्रीफिक्स आर यूज्ड। जैसे नंबर ऑफ लिगेंड और यहाँ प्रीफिक्स, तो नंबर ऑफ लिगेंड 2 होगा तो प्रीफिक्स डाई, या पॉलीडेंटेट लिगेंड में 20 भी लिखते हैं। 3 रहेगा तो ट्राई या ट्रिस भी लिखते हैं। 4 रहेगा तो टेट्रा या टेट्रा किस भी लिखते हैं। 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा, 7 रहेगा हेप्टा, etc। तो आप नंबर ऑफ लिगेंड के लिए भी अगर कहीं पर लिगेंड 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। अब वहाँ भी देखना है कि अगर यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड है तो डाई कीजिए, लेकिन अगर बाईडेंटेट है या ट्राईडेंटेट है तो वहाँ पर डाई के जगह 20 लिखना उपयुक्त होगा। तो ये 4 बातों का ख्याल रख के हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो अब इस बात को देखने के बाद हम लोग अब रूल को अप्लाई करते हैं उस पर।
सेकेंड रूल हमारा क्या हुआ, नेमिंग ऑफ लिगेंड। तब लिगेंड का नाम लिख लेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो अब देखिए यहाँ इसमें लिगेंड कौन है, साइनाइड है। इसमें लिगेंड कौन है, वाटर है। इसमें लिगेंड कौन है, कार्बोनाइल है। तो साइनाइड का नंबर कितना है, 6। तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। अभी बताया है नंबर के लिए 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा। और CN है तो CN के लिए साइनाइडो। क्या लिखेंगे, साइनाइडो या साइनो। तो लिगेंड का नाम 6 लिगेंड था तो 6, और CN का नाम क्या है, साइनाइडो या साइनो। तो साइनाइडो हमने लिख दिया, तो अब लिगेंड का नाम आपका लिखा गया। इसमें अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो 6 यहाँ भी है, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। और H2O न्यूट्रल लिगेंड है, अभी नाम बताया है हमने आपको, वह क्या है, तो एक्वा। क्या है, एक्वा। तो हेक्सा एक्वा इसमें भी लिखा गया। इसमें अगर हम चलते हैं तो 4 है लिगेंड, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा। और CO के लिए कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। तो आप देखिए पहला काम हमने किया, कैटायनिक काउंटर आयन का नाम लिखा। दूसरा काम किया, लिगेंड का नाम लिखा। किसका नाम लिखा, लिगेंड का। तो फर्स्ट में था 6 साइनाइड तो हेक्सा साइनाइडो। सेकेंड में था 6 वाटर तो हेक्सा एक्वा। थर्ड में है 4 CO यानी टेट्रा कार्बोनाइल। तो लिगेंड का नाम हमने लिख दिया। तो हो गया पहला कैटायनिक काउंटर आयन, दूसरा लिगेंड का नाम। अब तीसरा जो है वह हम लोग देखते हैं सेंट्रल एटम का नाम। किसका नाम, सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखते हैं, सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखते हैं। तो थर्ड हमारा होगा नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, नेमिंग ऑफ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। यहीं पर शुरुआत में जो बताए थे कि कम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो अब यहाँ पर ज़रूरत आ गया सेंट्रल एटम का नाम लिखने में। तो सेंट्रल एटम का नाम हम लिखेंगे तो इसमें भी 2 रूल्स है। पहला कि इफ़ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक then name of central atom is ended with 8, ended with 8। यदि कम्प्लेक्स एनायनिक होगा, कम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायनिक होगा, निगेटिव चार्ज वाला होगा, तो सेंट्रल एटम के नाम के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, ATE, 8। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम और इसका नेम, तो जैसे Fe है तो इसका नाम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। Zn है तो जिंकेट, जिंकेट। CO है तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। निकेल रहेगा तो निकलेट, सिल्वर रहेगा सिल्वरेट या अर्जेंटेट, प्लेटिनम रहेगा प्लेटिनेट। नहीं तो इस तरह से आप कोई भी अगर एनायनिक कम्प्लेक्स रहेगा तो सेंट्रल एटम के नाम के अंत में हम लोगों को क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। जैसे आयरन फेरेट, Zn जिंकेट, CO कोबाल्टेट एक्सेट्रा। समझ में आ गया होगा क्योंकि एनायनिक कम्प्लेक्स हम बता चुके हैं। अब यदि कम्प्लेक्स कैटायनिक हो,
यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो, कैटायनिक हो, यानी यहाँ पर आप लिखते हैं हम कि इफ कॉम्प्लेक्स इज ए कैटायनिक और न्यूट्रल, कैटायनिक और न्यूट्रल, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज written in a real form, written in real form। जैसे सेंट्रल मेटल आइटम यदि मान लीजिए कि Fe है तो रियल फॉर्म में नेम इसका क्या होगा, आयरन। CO है तो कोबाल्ट। Zn है तो जिंक। नहीं तो ये रियल फॉर्म में हम लिख देंगे यदि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल रहा तो ये दो बातें याद रहेंगी कि कॉम्प्लेक्स यदि एनायनिक होगा, माइनस चार्ज वाला होगा, निगेटिव चार्ज वाला होगा, तो उसके नाम के अंत में हम लोग ATE यानी 8 जोड़ देंगे। यदि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल है तो उसका नाम रियल फॉर्म ज्यों का त्यों लिख देंगे। तब इस दोनों रूल को हम लोग उस कॉम्प्लेक्स पे लगाते हैं। तो आप देखिए यहाँ ये काउंटर आयन पोटेशियम K+ है तो इस पर क्या जाएगा, माइनस, यानी इस पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव। इसका मतलब है कि यह जो कॉम्प्लेक्स है वह एनायनिक है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम का नाम के अंत में हम लोग 8 जोड़ेंगे। तो सेंट्रल एटम कौन है, Fe है, तो Fe का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। तो Fe का नाम लिखा गया। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, क्रोमियम। अब ये क्लोरीन पे माइनस तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब यह जो कॉम्प्लेक्स है वह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के में सेंट्रल एटम का नाम रियल फॉर्म में लिखते हैं, अतः Cr का रियल नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम। क्या होगा, क्रोमियम। उसी तरह से यह न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ भी सेंट्रल एटम निकेल है तो निकेल का नाम हम लोग रियल फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी यहाँ भी हो जाएगा ये निकेल। तो अब तो हो गया, कैटायनिक काउंटर आयन का नाम लिख दिया, लिगेंड का नाम लिख दिया, सेंट्रल एटम का भी नाम लिख दिया, तीनों का नाम लिख दिया। अब इसमें लास्ट रूल चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ 4th रूल हम बताते हैं। फोर्थ रूल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज written in a रोमन लेटर, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सिंबल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +1 आया तो इसको इस तरह से, +2 आया इस तरह से, +3 आया इस तरह से, +4 आया इस तरह से आप लिखेंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो अब हमने सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखाया, याद होगा या नहीं होगा हम फिर से देखते हैं, निकाल करके बताते हैं। ये समझ गए हैं ना आप लोग, ओके। ये देखिए जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में आप देखो तो 3 पोटेशियम है तो 3 × पोटेशियम का 1
प्लस आयरन का x प्लस साइनाइड कितना है 6, तो 6 इंटू साइनाइड का -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 - 3 यानी 3। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स का क्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, तो 3। सेकेंड का क्या निकलेगा, तो Cr है सेंट्रल एटम, तो क्रोमियम को x, 6 इंटू वाटर न्यूट्रल है तो 0 प्लस 3 इंटू क्लोरीन का -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। और थर्ड में क्या है NiCO का होल 4, तो निकेल को क्या मानेंगे x, 4 इंटू कार्बोनाइल भी न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सेकेंड में भी +3 और थर्ड में 0। तो इसको हम अब ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ ये 3 आया तो 3, ये भी 3 आया तो 3 और ये 0 आया तो 0 लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया। अब लास्टली एक संभावना है कि अंत में किसका नाम हो, तो सबसे लास्ट में एनायनिक काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। किसका नाम, एनायनिक काउंटर आयन, चूंकि कैटायनिक सबसे पहले होगा, एनायनिक सबसे बाद में होगा, तो हम लोग एनायनिक काउंटर आयन का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। यानी कि लास्ट रूल हम लिखते हैं, रूल नंबर 5 कि नेमिंग ऑफ एनायनिक काउंटर आयन is written in last as, जैसे काउंटर एनायनिक काउंटर आयन है और नेम है, जैसे Cl- है तो क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, NO3- नाइट्रेट, SO4- सल्फेट इत्यादि। तो आप देखिए यहाँ कि एनायनिक, अब फिर यहाँ भी वही बात ध्यान रखना है कि रियल फॉर्म, जैसे एक क्लोरीन है, Cl- है तब भी क्लोराइड, 2 Cl- रहेगा तब भी क्लोराइड, 3 Cl- रहेगा तब भी क्लोराइड, 4 Cl, मतलब क्लोराइड का नंबर इंडिकेट करना नहीं है। एज यूजुअल आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट जो भी है उसको आप लिख डालेंगे। तो आप इसमें एनायनिक काउंटर आयन तो है नहीं, इसमें एनायनिक काउंटर आयन कौन है, Cl है, तो Cl के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। और इसमें भी नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। फर्स्ट का नाम क्या हुआ, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 या पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड का नाम हो गया हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। और थर्ड का है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। यही तीनों कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम अगर आप सीख गए होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, नहीं सीखे होंगे तो फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको और आगे बताएं। बहुत अच्छा से हमारा एक प्रयास है कि अच्छा से बताया हूँ, फिर भी कमी रह गई होगी तो और भी बताऊँगा। तो आप ये तीनों नाम सीख गए होंगे। इस पर आधारित आप लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस अपने बुक से, NCERT से या अदर कोई भी बुक से आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। हाँ, इसमें एक ब्रीजिंग कम्प्लेक्स है, उस कम्प्लेक्स का हम अगले लेक्चर में जब बहुत सारा प्रैक्टिस करा देंगे तो आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।